सलाम टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश शादाबाद। जहाँ भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। आज जो हम आपके लिए नॉवेल लेके आए हैं वो सबसे है मुनफरद और आला। तो बुक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अस योर प्रीशियस फीडबैक। आ जाइए कमेंट सेक्शन में लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना शो बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। आज जो किताब मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है उर्दू अदब की मायानाज़ किताब। लोग जो उर्दू नॉवल से शगफ रखते हैं उनके नज़दीक ये नागुज़ीर किताब है। जिस किताब का हम आज बुक रिव्यू करने जा रहे हैं वो है आग का दरिया, जिसे हम रिवर ऑफ फायर भी कहते हैं। इसकी मुसन्निफा कुर्तलैन हैदर हैं, जो कि उर्दू अदब में अपने कलम का लोहा मनवा चुकी हैं। इस किताब में और दूसरी उर्दू अदब की किताबों में जो नुमाया फ़र्क है वो इसकी तकनीक का है। तो किताब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको मुसन्निफा के बारे में थोड़ी सी मालूमात देते चले, जो कि इस शो का खासा है। कुर्तलैन हैदर 20 जनवरी 1927 में उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। आप एक इल्मी खानदान से ताल्लुक रखती थीं, जिस पर आप बजाय तौर पर फख्र भी किया करती थीं। इस बात का इजहार आपने अपने ऑटोबायोग्राफी नॉवल कारे जहां दराज में जगह जगह किया था। अदबी हलकों में उर्दू अफसाने की सन्फ से आपके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम को पहले अफसाना निगार के तौर पर तस्लीम किया जाता है। आपकी वालदा का नाम नजर हैदर था, वो भी नावल निगार थी। आपने पहला अफसाना 13 साल की उम्र में तहरीर किया था। आपकी तहरीरों से तकसीमे हिंद का दर्द भी झलकता है। आखिरी शब की मुसाफिर और आग का दरिया, ये 2 नॉवल उर्दू अदब में शाहकार की हैसियत रखते हैं। इनके अफसानों में जलावतन, सेनेट फ्लोर ऑफ जॉर्जिया के एतराफात, आवारागर्द, फकीरों की पहाड़ी, फोटोग्राफर काबिल जिक्र अफसाने हैं। उन्होंने मेहनत कशों के एहतसाल के खिलाफ खूब लिखा। चाय के बाग जैसी दर्दनाक कहानी बंगाल के मेहनत कश तबके के लिए लिखी। अगले जन्म मोहे पिटिया न कीजिए जैसी लाजवाल कहानी तहरीर की और तब के बंधन तोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, ये था कुर्तलैन हैदर का बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रो। अब हम चलते हैं बुक रिव्यू की जानिब, जो कि है आग का दरिया, इनकी मायानाज़ तख्लीक। आग का दरिया दूसरे नॉवल से काफी हद तक मुख्तलिफ नॉवल है, क्योंकि इसका कोई मरकजी किरदार नहीं है, कोई मरकजी जिंदा किरदार नहीं है। इस कहानी के किरदार मुख्तलिफ अदवार के साथ बदलते रहते हैं। इस नॉवल का मरकजी किरदार जो है वो असल में आग का दरिया है, और आग का दरिया से मुराद वक्त, जो बुनियादी तौर पर इस कहानी का मरकजी किरदार है।
और वक्त के साथ क्या सलूक होता है और वक्त के साथ मुआशरा क्या सलूक करता है, समाज क्या सलूक करता है और तहजीबें और वक्त उनके दरमियान क्या रब्त है। बेसिकली आग का दरिया में इस चीज को डिस्कस किया गया है। ये बड़े सगीर पाको हिंद की तारीख के हवाले से वक्त के किरदार को एक दौर से दूसरे दौर में, फिर तीसरे और फिर चौथे दौर में किस तरीके से घुमाया गया है और इस पूरी कहानी का नाम आग का दरिया है। इसके पहले हिस्से में मरकजी किरदार वक्त वो गौतम नामी शख्स के साथ क्या सलूक करता है। इस कहानी में एक तारीखी दस्तावेज है कदीम हिंदुस्तान की तहजीब की और उसकी देवमालाई जिंदगी की। उसके बाद फिर वो वक्त आया जिसमें मुसलमानों की आमद हुई बरसगीर पाको हिंद के अंदर। तो उस वक्त वो ही किरदार मिलते जुलते नामों के साथ एक नई कहानी के साथ वजूद में आए और इस तरीके के साथ पिछली कहानी के साथ तो उनका कोई रब्त नहीं था, मगर उस कहानी का हीरो यानी वक्त आग का दरिया उसी फ्लो के साथ उस दूसरे दौर में भी फैलता रहा, यानी कि रवा दवा रहा। उसके बाद भी तीसरा दौर आया जिसमें तकसीमे हिंदुस्तान, उसका पूरा सिनेरियो दिखाया गया। उसके बाद किरदारों के नाम मिलते जुलते बदलते रहे और एक नई कहानी ने जन्म लिया और पूरी की पूरी तारीखी दस्तावेज का जिक्र हुआ इसमें। और चौथे दौर में पोस्ट पार्टीशन का जो माहौल था, जो उस टाइम हालात थे, वो हमारे सामने हैं और उस माहौल में वक्त ने इस तहजीब के साथ क्या सलूक किया वो कुर्तलैन हैदर ने हमें अपनी इस किताब में बताया। ये नावल अगर देखा जाए फ्रेंड्स, मेरे लिहाज से बहुत ही मज़ेदार है, काफ़ी स्लो है, ड्राई भी है, वसी है क्योंकि 1000 पेजेस का है और मेरे ख्याल से ये आपकी लाइब्रेरी में आपके डेस्क के ऊपर, अगर आप उर्दू अदब से शगफ रखते हैं तो ये नावल आपके डेस्क पे ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि ये नावल थोड़ा सा मुश्किल है तो वो इस लिहाज से कह रही हूँ कि इसके पहले जो 100 सफ़े हैं उनमें संस्कृत की कुछ टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं जिनमें से अमूमन नई नस्ल के लोग वो वाकिफ़ नहीं होते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये नावल बहुत ही मज़े का है क्योंकि इसमें पोस्ट कलोनियलिज़म और प्री कलोनियलिज़म के हालात जो है उसको बड़े नुमाया तरीके से डिस्कस किया गया है। और अगर आप देखें कि आफ्टर द पार्टीशन हमें किस तरह के मसाइल फेस करने पड़े और प्री पार्टीशन में हमारे साथ किस तरीके की ट्रीटमेंट हुई, वो कहते हैं ना फिजिकली तौर पे गुलाम बनाना, हमें मेंटली तौर पे किस तरीके से गुलाम बनाया गया और वक्त का क्या खेल था। वक्त चलता रहा, वक्त ने हमारे साथ क्या सलूक किया। फिर आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि जब ये होता था ना पहले कि जो इतने भी बागी थे
उनके सर कुचल दिए जाते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे जुल्म होता है फिर वहाँ पे आवाज़ भी उठती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को हमारे अंदर से ही एक बंदा उठा, या हमारे अंदर से ही एक खिज़र मशले राह लेकर सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान को बनाया और हमें आज़ादी दिलवाई। लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान कितना बदनसीब था ना, कि पाकिस्तान जब 1 साल का था वो यतीम हो गया। वक्त की बेरहमी यहाँ पे भी सामने आ जाती है। और वक्त ने क्या सलूक किया हमारे साथ, कैसे कैसे लोगों को हमारे लिए चुना, या हमने कैसे कैसे लोगों को चुना, और उसमें वक्त ने किस तरीके से उन लोगों का, उन हालात का साथ दिया कि हमें मेंटली तौर पे ग़ुलामी से आज़ाद किसी ने नहीं कराया। फिज़िकली तौर पे तो हम आज़ाद थे, लेकिन मेंटली तौर पे हमें किसी ने आज़ाद नहीं कराया। हम हमेशा खिज़र ढूंढते रहे। अपने पिछले बुक रिव्यू में भी की थी, लेकिन आज मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि हम हमेशा खिज़र की तलाश में रहते हैं। कोई तो खिज़र आए, कोई तो मशले राह लेकर आए, कोई तो हमारी राहों को दुरुस्त करे। क्यों? हम जब तक खुद नहीं अपने खिज़र बनेंगे तब तक हमें कोई नहीं सीधे रास्ते पे चला सकता। हमारी राहों को हमने खुद दुरुस्त करना है, हमने अपनी गलतियां खुद दुरुस्त करनी है। अगर हम में से एक एक इंडिविजुअल, एक एक फर्द इंफरादी तौर पे अपने आप को दुरुस्त करना शुरू कर दे तो माशरा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, माशरा तश्कील पाएगा प्रोग्रेसिव वे में। एक बार साजिद के एक नज़म में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस नज़म को शेयर करूं। तो एट द एंड मैं एक नज़म के साथ आप लोगों से रुखसत चाहूँगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दरे कफस जो खुला आसमां भूल गए, दरे कफस जो खुला आसमां भूल गए, रिहा हुए परिंदे उड़ान भूल गए। ये सानहा भी हुआ तो मेरी ज़मीं पे हुआ, लहू से फसल उगाना कसान भूल गए। वहां झूठ ना बोला जहां जरूरत थी, वहां झूठ ना बोला जहां जरूरत थी। हमी पे हर्फ के हक की जुबान भूल गए, हमी पे हर्फ के हक की जुबान भूल गए। शिकारगाह में साजिद उन्हें ख्याल आया, वो घर से तीर तो लाए कमान भूल गए, वो घर से तीर तो लाए कमान भूल गए। अल्लाह हाफ़िज़।